यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। और आयुष भाई साहब अब नहीं रहे। वृत्तिका अभय सिंह जी को कॉल करती है। अभय सिंह जी एक बार में वृत्तिका की कॉल उठा लेते हैं। हेलो सर, मैंने सारी डिटेल्स एक पेन ड्राइव में सेव कर दी है। क्या आप हेडक्वार्टर मिल जाएंगे? मैं ये आपको दिखा देती। वृत्तिका कहती है, वृत्ति बेटा, मैं अभी तो हेडक्वार्टर नहीं आ सकता। आज मेरी बीपी डाउन हो गई है और फैमिली में भी सब मेरी हेल्थ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। अभय सिंह जी कहते हैं, ओह कोई बात नहीं सर, आप रेस्ट करिए। वैसे क्या मैं इसे किसी और ऑफिसर को दिखाऊं? नहीं, अब तुम्हें तो पता होगा, हेडक्वार्टर में आधे ऑफिसर्स को ये बात हजम नहीं हो रही को दिल्ली कॉलेज का केस एसएफ फोर्सेज हैंडल कर रही है। अगर उन्हें कुछ पता चला तो वो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश न कर दे। तुम्हारी इतने वक्त की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अभय सिंह जी समझाते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, और ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, मैं किसी के हाथ देकर भिजवा भी नहीं सकती। वृत्तिका कहती है, तो तुम खुद आ जाओ ना बेटा। वैसे भी कीर्ति और विधान तो तुम्हारे दोस्त भी है। अभय सिंह जी कहते हैं, नहीं सर, फिर उसके लिए मुझे पूरा दिन उनके साथ बैठना पड़ेगा। सारे लोग मिलकर डांस प्रैक्टिस की प्लानिंग कर रहे हैं कल, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। अभय सिंह जी उसकी बात सुन समझ जाते हैं कि वृत्तिका विधान को तरह अकेले रहना पसंद करती है। वो तुम्हारी मर्जी है वृत्ति बेटा, लेकिन फिलहाल तुम जितना सबके साथ घुल मिल कर रहोगी तुम पर किसी का ध्यान भी नहीं जा पाएगा। तुम्हारा काम आसान हो ही होगा। आगे तुम्हारी मर्जी है। अभय सिंह जी कहते हैं, ओके सर, मैं देखती हूँ। वृत्तिका उनकी बात समझते हुए कहती है, और भी जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं रखता हूँ। अभय सिंह जी इतना बोल फिर फोन रख देते हैं। फिर अभय सिंह जी विष्णु जी को फोन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था धीरज जी विष्णु जी से बात करने वाले हैं, इसीलिए वो कुछ देर विष्णु जी से कुछ जरूरी बात कर फोन रख देते हैं। घर पहुंचकर विधान अपनी आदत के अनुसार ही अपने कामों में लग जाता है। वो अपने ऑफिस रूम में बैठा एक जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था कि दरवाजा नॉक होता है। विधान टेबल पर रखे एक रिमोट से दरवाजा खोल देता है तो कीर्ति उछलते हुए अंदर आती है। उसे देख विधान लैपटॉप को स्क्रीन पर देखता है। मिस्टर चहल, मैं आपसे बाद में कॉन्टेक्ट करता हूँ। इतना बोलकर वो अपना लैपटॉप बंद कर देता है और कीर्ति को तरफ देखता है जो उसके सामने बैठी रोलिंग चेयर को घुमा रही थी। तुम्हें पता है ना चिंकी, मुझे नहीं पसंद मुझे मेरे काम के वक्त कोई परेशान करे। विधान उसे घूरते हुए कहता है, मुझे पता है भाई, लेकिन आपको नहीं पता, पूरी फैमिली वाले किससे मिलने की प्लानिंग बना रहे हैं। कीर्ति एक्साइटेड होते हुए कहती है, मुझे नहीं पता और मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। विधान पीछे सीट पर सर टिकाते हुए कहता है, ओके भाई, मैं भी नहीं बता रही। वैसे बात आपके पते की ही थी, क्योंकि क्या पता आपके ऊपर फिर से कोई एंग्री बर्ड उछलने लग जाए। कीर्ति पहेलियां बुझाते हुए कहते हुए सीट से खड़ी होने लगती है। वेट, बताना सब किससे मिलने की तैयारी कर रहे हैं? विधान उसकी बात में दिलचस्पी दिखाते हुए कहता है। कीर्ति वापस से सीट पर बैठ जाती है। आयुष अंकल। कीर्ति मुस्कुराते हुए विधान के चेहरे की तरफ देखती है जिसका चेहरा बदल गया था। आयुष अंकल, मतलब वो एंग्री बर्ड भी? विधान कहता है, हाँ भाई, आपके बोर्डिंग स्कूल में होने के टाइम जो मॉम डैड के सारे प्यार पर कुंडली मारकर बैठी थी। मॉम डैड को तो आपसे और रुद्र भाई से बात तक नहीं करने देती थी। वैसे वो क्यूट तो थी ना भाई? कीर्ति मुस्कुराते हुए विधान की तरफ देखकर हुए बोलती है। हाँ, तभी विधान अपने सेंस में आता है। क्यूट और वो, अब अगर वो सामने आ जाए तो उसकी दोनों चोटियां मरोड़ दूं मैं। मॉम डैड पर पता नहीं क्या जादू कर रखा था उसने। उसके दो गोल गोल आंसुओं पर पिघल जाते थे। थोड़ी गोलू मोलू थी तो क्या हो गया? वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो मैं मॉम डैड से गुस्सा होकर बोर्डिंग स्कूल में था, वरना उसकी तो केयर नहीं थी। विधान कहता है। कीर्ति को विधान का बचपन वाला गुस्सा दिखाई दे रहा था जिस पर उसे हंसी आ रही थी। वैसे भाई आपके पास उसकी फोटो तो होगी? कीर्ति पूछती है। विधान उसको घूरता है, क्यों, मैं क्यों रखूं उसकी फोटो? वैसे उसका नाम क्या था? कीर्ति उसे देखती है। आपके हिसाब से तो एंग्री बर्ड था। वैसे मुझे कैसे पता होगा, मैं तो बहुत छोटी थी। ये बातें भी मुझे मॉम ने बताई थी। आप बोलो तो मॉम से पूछूं? कीर्ति बोलती है। नहीं, यही ठीक है। उसकी किस्मत अच्छी होगी जो वो दोबारा मेरे सामने ना आए। विधान ऐसा बोल सर सीट से टीका लेता है। कीर्ति उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद विधान अपने लैपटॉप में एक फोल्डर निकालता है जिसमें वो एक फोटो पर क्लिक कर उसे जूम करता है। उस फोटो में एक लगभग 5 साल की लड़की हाथों में एक टेडी लिए मुस्कुरा रही थी, जिससे उसके गालों पर छोटे डिंपल दिखाई दे रहे थे। बालों को दोनों तरफ रोल कर 2 चोटी बनाई हुई थी जिस पर उसकी ड्रेस से मैचिंग क्लिप लगे हुए थे और वो बहुत ही क्यूट लग रही थी, जिस पर किसी को भी प्यार आ जाए।
विधान अपने मुंह पर अंगुली रखे कुछ देर उसी फोटो को घूर रहा था। मॉम डैड के मिलने तक तो ठीक है, लेकिन अगर दोबारा इस एंग्री बर्ड को मेरे सामने ले आए ना तो पूरा बदला लूंगा इससे मैं अपना। लेकिन ये अब दिखती कैसी होगी? तभी विधान पलक झपकाता है। कैसी भी दिखे मुझे क्या, मेरे लिए तो मेरी वृत्ति, मेरी श्री ही मेरी जान है। ऐसे एंग्री बर्ड तो उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। विधान ऐसा बोल लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर देता है। शाम के वक्त विधान गार्डन में जाता है जहां उसकी मॉम वानी जी बैठी यशवी से बातें कर रही थी। विधान जाकर उनके पास बैठ जाता है। मॉम, चिंकी ने बोला आप सब कहीं जा रहे हो कल? विधान बात घुमाते हुए पूछता है। हाँ वेद, कल जाने की तैयारी की है। अभी शाम को पहले एक बार भाई साहब से बात करेंगे। अभी मैं यशवी से पुरानी बातें ही कर रही थी। आयुष भाई साहब की छोटी बेटी से तू कितना चिढ़ता था? वानी जी मुस्कुराते हुए कहती है। मॉम, वो पुरानी बातें हैं। वैसे भी मुझे उस एंग्री बर्ड जैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। बात बात पर मुंह फुलाकर डेढ़ और आपके चिपकती रहती थी। उसकी बात सुन वानी जी और यशवी दोनों को हंसी आ जाती है। अच्छा ठीक है, तू वापस गुस्सा मत हो, तुझे कुछ चाहिए? वानी जी कहती है। नहीं मॉम, मैं बस दादाजी को ढूंढ रहा था। विधान चारों तरफ देखते हुए कहता है। वेद, दादाजी टेरेस पर है। आज उनकी बीपी स्टेबल नहीं है, बस थोड़ा टहल रहे हैं। यशवी मुस्कुराते हुए कहती है। ओके, तो मैं दादाजी के पास ही जा रहा हूँ। ऐसा बोल विधान जाने लगता है। तभी वानी जी उसे पीछे से आवाज देती है। विधान, चिंकी बता रही थी कि तुम्हारे दोस्त डांस प्रैक्टिस बाहर करना चाहते हैं, तो तुम उन सबको घर ही बुला लो। वानी जी की बात सुन विधान मुड़ता है। नहीं मॉम, वैसे भी दादू की तबीयत ठीक नहीं है। आप सब जाइए, यहाँ मैं हूँ दादू के पास। विधान कहता है। बेटा, तेरे दादू तो तेरे दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होंगे, और वैसे भी उन सबके होने से पापाजी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे सिद्धार्थ से बात करवा, मैं उसे बोलती हूँ। वानी जी कहती है। मैं बोल दूंगा बाद में मॉम, आप रहने दीजिए। विधान कहता है। मैं जानती हूँ तुझे तेरा बाद में कैसा है, मुझे बात करवा। वानी जी कहती है। विधान को पता था कि वानी जी उसकी बात सुनेगी नहीं, इसीलिए उसने सिद्धार्थ के कॉल करके वानी जी को फोन पकड़ा दिया। सिद्धार्थ कॉल उठाते ही बोल पड़ता है। हेलो ब्रदर, मैं हूँ सिद्धार्थ। वानी जी बोलती है। सॉरी आंटी, मुझे लगा वेद है। सिद्धार्थ धीरे से बोलता है। मुझे चिंकी ने बताया कि तुम सब दोस्त मिलकर डांस प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मैं बस ये बोल रही थी कि तुम सब अहूजा विला आ जाना। वानी जी बोलती है। ओके आंटी, मैं सबको बता दूंगा। वैसे भी दादाजी से भी मिले काफी वक्त हो गया, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा था। सिद्धार्थ कहता है। ओके बेटा। फिर वानी जी फोन विधान को दे देती है और वापस अपनी बातों में लग जाती है। वृत्तिका अपने काम में लगी हुई थी कि तब उसके जिया की कॉल आती है, तो वृत्तिका फोन उठा लेती है। वो कुछ बोलने को होती है कि उसे देव सिद्धार्थ की भी आवाज आती है। इसमें विधान को छोड़कर सब कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे। वृत्तिका बस चुपचाप उनकी बकवास सुनती है और शांत रहती है। तभी जिया बोलती है। सब चुप रहो, मैंने श्री को ऐड कर दिया है, उससे भी तो पूछो। वृत्तिका बोलती है। मुझसे क्या पूछना है? तब सिद्धार्थ सबको चुप रहने को बोलता है और खुद बोलता है। श्री, वानी आंटी ने कॉल किया था, तो सब विधान के घर चल रहे हैं कल, तो तुम भी चलोगी, ऐसा पूछ रहे थे सब। सिद्धार्थ पूरी बात एक सांस में बताता है, लेकिन वृत्तिका का जवाब सबके अरमानों पर पानी फेर देता है। मैं नहीं जा रही, तुम सब जाओ। सब एक सांस में बोलते हैं। लेकिन क्यों श्री, सब तैयार है यार, प्लीज मना मत कर। वृत्तिका फिर बोलती है। मेरा मन नहीं है, वैसे भी विधान कितना अच्छा डांस कर लेता है, मैं कर लूंगी उसके साथ। तब जिया मायूसी भरी आवाज में कहती है। श्री अपनी दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकती, प्लीज ना यार। मुझे पता है तुम दोनों कर लोगे, लेकिन मेरा क्या, मेरी तो कोई तैयारी नहीं है। तू अपनी दोस्त के लिए भी नहीं चल सकती। वृत्तिका समझ रही थी कि जिया उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। यार जिया, प्लीज न श्री, मेरे लिए चल चल। जिया बोलती है। कोई बात नहीं वृत्ति, वैसे भी कुछ दिन की बात है, इसके बाद तो तू इन दोस्तों से दूर हो ही जाएगी। जितने दिन है इनके साथ जी ले, ऐसा सोच वृत्तिका गहरी सांस लेकर कहती है। ठीक है। उसके हाँ बोलते ही सब खुशी से चिल्लाते हैं। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। चलो सुबह 10 बजे सब अहूजा विला मिलते हैं। जिया और काव्या को मैं और देव पिक करने आ जाएंगे। और श्री तुम्हें? सिद्धार्थ बोलता है। मैं आ जाऊंगी, तुम मुझे वही मिलना। वृत्तिका कहती है। ओके, सब टाइम से पहुंच जाना। इतना बोल सब फोन रख देते हैं। फोन करते ही वृत्तिका अपनी टेबल पर सर टिका लेती है। तभी उसे कुछ याद आता है, तो झटके से सर उठाती है और वो पेन ड्राइव देखती है। ये अभय सर को भी दिखा ही दूंगी कल, उनसे डिस्कस करना भी जरूरी है। बाकी तो मुझे ऐसा कोई नहीं लगा है क्वार्टर में जिससे मैं कुछ शेयर कर सकूं। ऐसा सोच वृत्तिका अभय सिंह जी को मैसेज कर देती है और अपने काम में लग जाती है। शाम के वक्त डिनर करने के बाद अभय सिंह जी अपने कमरे में चले जाते हैं, जबकि रोज तो वो अपने परिवार के साथ बैठकर बातें करते हैं। धीरज जी, वानी जी, रुद्र और यशवी उन्हें ज्यादा देख थोड़ा परेशान होकर कहते हैं। धीरज जी और वानी जी को भी उनका रवैया समझ नहीं आता। पता नहीं कल से डेढ़ को क्या हो गया है, कल से अजीब बिहेव कर रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे। धीरज जी परेशान होते हुए कहते हैं।
हाँ डैड, और आज तो दादू हेडक्वार्टर भी नहीं गए, वरना वो कभी ऐसा नहीं करते, रुद्र भी कहता है। वैसे डैड आपने विष्णु अंकल से बात की? यशवी पूछती है। नहीं, मैंने सोचा सब साथ में बैठे हो तब करूंगा, ऐसा बोल धीरज जी अपना फोन निकाल लेते हैं। उन्होंने ऑफिस से विष्णु जी का नंबर निकलवाया था तो वो फोन मिला देते हैं। एक दो रिंग जाने के बाद फोन से आवाज आती है, हेलो। धीरज जी धीरे से कहते हैं, विष्णु जी समझ नहीं पाते कि कौन है। वो बोलते हैं, सॉरी मैंने पहचाना नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? धीरज जी बोलते हैं, मैं धीरज हूँ, आयुष का दोस्त, दिल्ली, याद आया? धीरज जी कम शब्दों में ही उन्हें सब समझा देते हैं और विष्णु जी भी पहचान जाते हैं। धीरज भाई साहब कैसे हैं आप? काफी सालों बाद याद किया, आप तो भूल ही गए थे, विष्णु जी बोलते हैं। बस काम के चक्कर में मैंने पुराने रिश्ते पीछे छोड़ दिए थे, अब उन्हें वापस समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरज जी कहते हैं। उनकी बात सुन विष्णु जी को आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहते हैं, वैसे घर में सब कैसे हैं? और रुद्रवेद और हमारी छोटी सी राजकुमारी? विष्णु जी सबको याद करते हैं। सब ठीक है, रुद्र की तो शादी भी हो गई है और हमारी छोटी सी राजकुमारी बहुत बड़ी हो गई है। वैसे मुझे तुम्हारे भोपाल रहने के बारे में अभी अभी पता चला था, तो हम सब सोच रहे थे कि सबको सरप्राइज दे, लेकिन डेव चाहते हैं कि एक बार तुम्हें बता दे ताकि अगर सब कहीं गए हो तो वापस आने तक इंतजार कर ले, धीरज जी कहते हैं। उनकी बात सुन विष्णु जी को आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा किया आपने पहले ही मुझे कॉल कर लिया। विष्णु जी की बात धीरज जी को समझ नहीं आती। मतलब कहीं गए हैं क्या सब? क्या आयुष कहीं बाहर गया है? धीरज जी बोलते हैं। धीरज जी के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन सब नोटिस कर रहे थे। फिर विष्णु जी कहते हैं, जहां भाई साहब गए हैं वहां से वो वापस नहीं आ सकते। धीरज जी कहते हैं, मतलब ऐसा कहाँ गया है आयुष? उसे तो कोलकाता छोड़ कहीं जाना ही पसंद नहीं था, तो फिर क्या हुआ? और पहेलियां मत बुझाओ विष्णु, सही सही बताओ आयुष कहाँ गया है? धीरज जी को बात सुन विष्णु जी रो पड़े और रोते हुए ही बोलते हैं, आयुष भाई साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अब हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। विष्णु जी की ये बात सुन धीरज जी के हाथों से फोन छूट गया और वो धड़ाम से सोफे पर बैठ जाते हैं। वही बाकी सब उनके एक्सप्रेशन देख थोड़ा परेशान हो जाते हैं। एक खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान बोले कि यह आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह है, उसके साथ होता है अन्याय और वह घर छोड़कर भाग जाती है, पर अभी भी उसका दर्द कम करना भगवान को मंजूर नहीं था और फिर से एक बार बदलती है उसकी जिंदगी और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे माफिया से जो करता है पूरे एशिया में राज। और अब होती है उसके जिंदगी की असली शुरुआत। कैसे बेरहम माफिया देता है उसे दर्द और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह पागल हो जाता है उसके प्यार में, उसकी मासूमियत से नहीं बच पाता है उसका दिल और वह करने लगता है उसे बेनतहा मोहब्बत, मासूमियत से भरी चांद की कहानी जो कर देती है एक डेविल माफिया को भी अपना दीवाना। इस स्टोरी को पूरा सुने आप भी हो जाएंगे चांद के दीवाने। चैनल को सब्सक्राइब कर सर्च करें माफिया क्यूट गर्ल, माफिया क्यूट गर्ल में आहूजा फैमिली। धीरज जी ने ऑफिस से विष्णु जी का नंबर निकलवाया था तो वो फोन मिला देते हैं। एक दो रिंग विष्णु जी की ये बात सुन धीरज जी के हाथों से फोन छूट गया और वो धड़ाम से सोफे पर बैठ जाते हैं। वही बाकी सब उनके एक्सप्रेशन देख थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वानी जी को समझ नहीं आया हुआ क्या है, इसीलिए वो फर्श पर गिरे हुए फोन को उठा लेती है। फिर वानी जी फोन को कान के लगाकर धीरे से बोलती है, हेलो विष्णु भाई साहब। विष्णु जी वानी जी को सच्चाई बताते हैं, जिसे सन वानी जी भी सदमे में चली जाती है। पास में बैठे हुए रुद्र और यशवी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके मॉम डैड को हुआ क्या है। वो दोनों बस हैरानी से उन्हें देखे जा रहे थे। जब काफी देर तक फोन में कोई आवाज नहीं आ रही थी तो विष्णु जी बोलते हैं, हेलो भाभी जी भाई साहब कोई है? तब धीरज जी फोन वानी जी से ले लेते हैं और विष्णु जी को जवाब देते हैं, कैसे हुआ ये, मतलब कब? विष्णु जी बोलते हैं, कोलकाता मॉल हादसे के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, 6 साल पहले उसी में। इतना बोल विष्णु जी रोने लग जाते हैं क्योंकि उनके पुराने जख्म फिर से उभर गए थे। फिर धीरज जी बोलते हैं, और बच्चे और भाभी जी? तब विष्णु जी बोलते हैं, कोई नहीं बचा, रुचिका की शादी की शॉपिंग के लिए ही सब वहां गए थे, उसी में ये सब हुआ। बस हमारी वृत्ति की किस्मत अच्छी थी, वो उस वक्त वहां सबके साथ नहीं थी, इसीलिए वो बच गई। लेकिन तब से सदमे में ही है, हर रोज अफसोस मनाती थी कि काश वो भी सबके साथ ही। अभी उसे हमने यहाँ से कुछ वक्त दूर भेजा है ताकि वो अपने आप को उस दर्द से निकाल सके। ये सुनकर तो धीरज जी के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने काम में मशरूफ थे और उनके अजीज दोस्त की पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई थी। कहाँ है वृत्ति? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, धीरज जी भारी मन से कहते हैं। अभी नहीं भाई साहब, उसे कुछ वक्त दूर ही रहने दीजिए सबसे, क्या पता आपको देख फिर उसके पुराने दर्द हरे हो जाए, विष्णु जी कहते हैं। धीरज जी को उनकी बात सही लगी तो वो बोलते हैं, हम कल भोपाल आ रहे हैं। ओके भाई साहब, मैं आपका इंतजार करूंगा, विष्णु जी बोलते हैं और उसके बाद फोन रख देते हैं। फोन रखते ही विष्णु जी कुछ देर फोन को देखते रहते हैं। आखिर बड़े अंकल ने वृत्ति के लिए झूठ बोलने को क्यों बोला? वृत्ति तो अपनी ड्यूटी में है ना, और वो वृत्ति से कहाँ मिले होंगे। खैर जो भी है, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वृत्ति अंकल के पास है, मतलब वो अब वृत्ति का ध्यान रख लेंगे। कम से कम मेरी बच्ची के पास कोई अपना तो होगा।
फ्लैशबैक। अभय सिंह जी विष्णु जी फोन करते हैं तो विष्णु जी फोन उठा लेते हैं, उन्हें नहीं पता था कि फोन किसका है। हेलो कौन? विष्णु जी बोलते हैं। विष्णु बेटा, मैं अभय सिंह आहूजा, तुम्हारा अंकल। अभय सिंह जी बोलते हैं, आप इतने सालों बाद सब कैसे हैं? धीरज भाई साहब, भाभी जी और बच्चे। विष्णु जी थोड़ा खुश हो जाते हैं। सब ठीक है विष्णु, मैं एक जरूरी बात करने को फोन किया था। मुझे आयुष बेटा और पूरे परिवार के बारे में पता चला। मुझे उम्मीद नहीं थी, उस हादसे में हमारे अपने भी थे। मुझे वृत्तिका से पता चला। अभय सिंह जी कहते हैं, आप वृत्ति से मिले थे? वो तो मुझे अपनी ड्यूटी के बारे में कभी कुछ नहीं बताती को मैं परेशान ना हो जाऊं। क्या वो दिल्ली में है? विष्णु जी परेशान होते हुए कहते हैं। अभय सिंह जी को पता था अगर वो सच्चाई विष्णु जी को बता देंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। नहीं, उसकी ड्यूटी कहीं और है, लेकिन मैं गया था तो मेरी मुलाकात हुई। उसे देखकर ही मैं उसके बारे में जान गया था। सोचा नहीं था मासूम सी बच्ची पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुमसे एक जरूरी काम था विष्णु। हाँ अंकल बोलिए, विष्णु जी कहते हैं। धीरज पूरे परिवार से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पता चला है कि आयुष की कंपनी भोपाल में शिफ्ट हो गई है। उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए वृत्तिका चाहती है कि मैं अभी आहूजा परिवार को उसके बारे में ना बताऊं। वो खुद बाद में सबके सामने आ जाएगी। अभय सिंह जी कहते हैं, ठीक है अंकल, आप और वृत्ति यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, लेकिन मेरी वृत्ति ठीक तो है ना? विष्णु जी परेशान होकर कहते हैं। हाँ वो ठीक है, तुम चिंता मत करो। वृत्ति मेरी जिम्मेदारी है, उसका पूरा ध्यान रखूंगा। अभय सिंह जी कहते हैं, ठीक है अंकल, वैसे भी सबको कभी न कभी तो पता चलना ही था। धीरज भाई साहब आयुष भाई साहब के कितने अच्छे दोस्त हैं। उन्हें पता चलेगा तो वो टूट जाएंगे। विष्णु जी बोलते हैं, हाँ इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्हें सच्चाई तुम ही बताना, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है इतनी। अभय सिंह जी विष्णु जी से कहते हैं, जी अंकल, आप ध्यान रखिएगा सबका और वृत्ति का भी। विष्णु जी अभय सिंह जी से कहते हैं, फिर वो फोन रख देते हैं। फ्लैशबैक एंड। धीरज जी विष्णु जी की बात सुन पूरी तरह सदमे में चले गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो कल से इतने खुश होकर जिस दोस्त को सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहे थे वो उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। ये सब कैसे हो गया? हम सब कितने खुश थे और एक ही पल में सब बर्बाद हो गया। वाणी जी रोते हुए कहती है। यशवी उन्हें संभालती है, मॉम हुआ क्या है, आप रो क्यों रही है? वाणी जी रोते हुए यशवी और रुद्र को सब बताती है। उनकी बात सुन रुद्र और यशवी भी दुखी हो जाते हैं। सब मेरी गलती है, मुझे उन्हें छोड़ जाना ही नहीं चाहिए था। धीरज जी कहते हैं, नहीं डेड, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आपको तो पता तक नहीं था इस बारे में। प्लीज खुद पर ब्लेम मत कीजिए। रुद्र को अपने डेड की ऐसी हालत अच्छी नहीं लग रही थी। ब्लेम करने के सिवा और मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब मेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा। धीरज जी कहते हैं। तभी वाणी जी कुछ सोचकर कहती है, हमारी वृत्ति, वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। आप विष्णु भाई साहब से पूछिए ना वो कहाँ है। धीरज जी कहते हैं, विष्णु ने बताया है वृत्ति को कुछ वक्त के लिए बाहर भेजा है ताकि दूसरे माहौल में वो खुद को संभाल सके। यहाँ सबके साथ रहती तो उसे रह रहकर वो हादसा याद आता है। मैं फिर भी पता करता हूँ। हाँ आप पता कीजिएगा, उससे मिलकर ही मेरा दिल हल्का हो सकता है। वाणी जी रोते हुए कहती है। धीरज जी रात के वक्त अभय सिंह जी के पास आते हैं जो इस वक्त अपने कमरे में ही सोफे पर बैठे हुए थे। धीरज जी के चेहरे को देख अभय सिंह जी समझ जाते हैं को धीरज को सब पता लग चुका है। धीरज जी जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ देर ऐसे ही चुप रहने के बाद वो धीरे से बोलते हैं, देव आप सही कहते थे। आपने हमेशा मुझसे कहा था कि तरक्की को अपने ऊपर इतना भी हावी न होने दूं कि बाद में पछतावे के सिवा कुछ न बचे। आज मैं बहुत ज्यादा बेबस महसूस कर रहा हूँ। अभय सिंह जी को अपने बेटे की ऐसी हालत देख बहुत दुख हो रहा था। वो बोलते हैं, जिंदगी में परेशानियां तो आती रहती है, इतना मायूस मत हो धीरज। जो खो दिया उसके लिए पछताने से बेहतर है कि जो है उसके साथ जियो। धीरज जी हैरानी से अपने पिता की तरफ देखते हैं। मतलब डेड, आपको सब पता था? कब से डेड? अभय सिंह जी बोलते हैं, कुछ दिनों पहले ही पता चला। धीरज जी फिर भारी आवाज में कहते हैं, मैं भी कैसा दोस्त हूँ डेड। मेरे दोस्त के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे भनक भी नहीं है। वो बच्ची अकेली इतने सालों से अपने परिवार को खोने के दर्द से गुजर रही है और मुझे ये तक नहीं पता वो कहाँ है। धीरज, वो बहुत बहादुर बच्ची है। तुम तो उसे वो छोटी थी तब से जानते थे ना? जानते हो ना कितनी स्ट्रांग थी वो, और हम सब है अब उसके साथ। उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अभय सिंह जी कहते हैं। लेकिन डेड, विष्णु ने मुझे बताया ही नहीं कि वृत्ति है कहाँ। धीरज जी मायूस होकर कहते हैं। तो तुम्हें कुछ वक्त विष्णु की बात माननी चाहिए। वैसे भी उस बच्ची ने अपना बहुत कुछ खो दिया है। अभी उसे कुछ वक्त ऐसे माहौल से दूर ही रहने दो। जब हम उससे मिलेंगे तो उसे कहीं दूर नहीं जाने देंगे। अभय सिंह जी धीरज जी को समझाते हैं। हाँ डेड, वो मेरे दोस्त की आखिरी निशानी है। किसी खजाने की। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल गिट्टू को ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।